नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंसेप्शन या एवरीथिंग वेयर ऑल एट वंस ने आपका दिमाग घुमा दिया था एज अ मेटा फिक्शन स्टोरी, तो वेट टिल यू मीट द ओजी, द ग्रैंड डैडी ऑफ ऑल माइंड बेंडिंग नरेटिव्स। हम बात कर रहे हैं जॉर्ज लुइस बोरेस की लेजेंडरी स्टोरी द गार्डन ऑफ फोर्किंग पाथ की। ये स्टोरी 1941 में पब्लिश हुई थी, पहले एल यार्दीन दे सेंदेरोस क्यू बाइफर्कन कलेक्शन में, और बाद में उनकी सबसे फेमस बुक फिकियोनिस का भी पार्ट बनी 1944 में। तो सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ समरी नहीं देखेंगे बल्कि इसके डीप थीम्स, क्रिटिसिज्म और इसके पीछे के जीनियस को डिकोड करेंगे। वी आर अबाउट टू एंटर अ लेबिरिंथ, एक भूल भुलैया में। तो पहले ये बोरेस थे कौन? जॉर्ज लुइस बोरेस एक अर्जेंटीनी राइटर, पोएट और एसेइस्ट थे, और सबसे इम्पोर्टेंट वो एक लाइब्रेरियन थे। ये बात याद रखना इम्पोर्टेंट है, इट्स द मास्टर की टू अंडरस्टैंड हिम। बोरेस को आर्किटेक्ट ऑफ इंफिनिटी कहा जाता है। उनकी स्टोरीज हमेशा कुछ कोर आइडियाज के आगे पीछे घूमती हैं, जैसे कि लेबिरिंथ यानी भूल भुलैया, मिरर्स यानी कि आईने, इन्फिनाइट लाइब्रेरीज और टाइम का नेचर। ही इज कंसीडर्ड अ फाउंडर एंड प्रिंसिपल प्रैक्टिशनर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, एक ऐसा लिटरेरी मूवमेंट जो रियलिटी और फिक्शन के बीच की लाइन को सिस्टमैटिकली ब्लर कर देता है। और लैटिन अमेरिका में उनके काम ने मैजिकल रियलिज्म को सीधा इंस्पायर किया था। बोरिस ने खुद कहा कि उनकी पूरी लाइफ दो चीजों से डिफाइन होती है: अ गार्डन बिहाइंड अ फॉरबिडिंग गेट एंड इन अ लाइब्रेरी ऑफ लिमिटलेस इंग्लिश बुक्स। ये गार्डन यानी कि लेबिरिंथ और ये लाइब्रेरी इन्फिनिटी, ये दोनों मेटाफर्स उनकी स्टोरी की छाप है। तो चलिए अब देखते हैं इस लाइब्रेरियन ऑफ बेबल ने हमारे लिए क्या कहानी लिखी थी। ओके, सो स्टोरी क्या है? ऑन द सरफेस ये एक वर्ल्ड वॉर वन स्पाई थ्रिलर है, लेकिन ये सरफेस पर है। Here is the detailed summary of the story. कहानी शुरू होती है एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट के रेफरेंस से, अ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वॉर बाय कैप्टन लिटिल हार्ट। ये टेक्स्ट बताता है एक ब्रिटिश हमला 24 जुलाई 1916 को होना था, लेकिन भारी बारिश की वजह से वो पोस्टपोन हो गया। लेकिन डॉक्टर यू सून नाम के एक आदमी का बयान है जो इस घटना पर एक अलग ही रोशनी डाल। डॉक्टर यूसुन, जो स्टैटफोर्डशायर इंग्लैंड में रह रहा है, असल में एक इंपीरियल जर्मनी के लिए एक जासूस की तरीके से काम कर रहा है। उसे रियलाइज होता है कि उसका कवर उड़ गया है जब वो अपने साथी विक्टर रुइनबर्ग को फोन करता है और लाइन पर कैप्टन रिचर्ड मैडन की आवाज सुनता है, जो इंग्लैंड के लिए काम करने वाला एक ईरिश मैन है। इसका मतलब ये है कि रुइनबर्ग, जो उसका साथी था विक्टर, वो या तो पकड़ा गया या फिर मार दिया गया, और अब मैडन यूसुन के पीछे है। यूसुन के पास एक क्रिटिकल सीक्रेट है: एंक्रे नदी पर ब्रिटिश आर्टिलरी पार्क की एग्जैक्ट लोकेशन। उसे ये नाम बर्लिन में अपने चीफ तक पहुंचाना है, इससे पहले कि मैडन उसे पकड़ ले। यूसुन एक प्लान बनाता है। वो एक टेलीफोन डायरेक्टरी में से एक आदमी का नाम ढूंढता है जो ये खबर पहुंचा सकता है, और वो बंदा कौन है? डॉक्टर स्टीफन एल्बर्ट। यूसुन अपनी जेब से सब कुछ निकाल देता है सिवाय एक रिवॉल्वर जिसमें कि सिर्फ एक ही गोली है उसके। वो चुपके से घर से निकलता है, कैब लेता है और स्टेशन से ट्रेन पकड़ लेता है, ठीक उससे पहले कि कैप्टन मैडन प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। ये देखकर कि मैडन ट्रेन के पीछे बेवकूफी से भाग रहा है, यूसुन को एब्जेक्ट हैप्पीनेस फील होता है, मानो ये छोटी सी जीत एक बड़ी जीत का इशारा हो। यूसुन एशग्रोव स्टेशन पर उतरता है, जहां बच्चे उसे डॉक्टर स्टीफन एल्बर्ट के घर का रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं, टेक द रोड टू द लेफ्ट एंड बियर टू द लेफ्ट ऑफ एवरी क्रॉस रोड, हमेशा बाएं मुड़ना। यूसुन तुरंत पहचान जाता है कि ये एक लेबिरिंथ या भूल भुलैया के सेंटर तक पहुंचने का ट्रेडिशनल फॉर्मूला। इससे उसे अपने ग्रेट ग्रैंडफादर सी पेन की याद आती। सी पेन ने अपनी पावर छोड़ दी थी ताकि वो दो काम कर सके: एक विशाल नॉवल लिखना और एक ऐसी भूल भुलैया बनाना जिसमें सभी लोग खो जाएं। लेकिन जब सुई पेन का मर्डर हुआ तो उसके परिवार को एक क्योटिक मैन्युस्क्रिप्ट मिली और लेबिरिंथ कभी नहीं मिला। यूसुन उसी खोई हुई भूल भुलैया के बारे में सोचते हुए चलता रहा। यूसुन एक गेट पर पहुंचता है और उसे एक चाइनीज म्यूजिक सुनाई देता है। एक लंबा आदमी स्टीफन एल्बर्ट हाथ में लालटेन लिए आता है। यूसुन से चाइनीज भाषा में बात करता है। एल्बर्ट को लगता है यूसुन द गार्डन ऑफ फोर्किंग पार्ट्स देखने आया है। जब एल्बर्ट को पता चलता है कि यूसुन स्वीपेन का वंशज है, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर अपनी लाइब्रेरी में उसको ले जाता है। स्टीफन एल्बर्ट, जो कि एक सिनोलॉजिस्ट, चाइना का एक्सपर्ट है, बताते हैं कि उन्होंने स्वीपेन की मिस्ट्री सॉल्व कर दी है। वो समझते हैं
कि किताब और लेबिरिंथ दोनों अलग-अलग चीजें नहीं थी। द बुक एंड द लेबिरिंथ वर वन एंड द सेम। एल्बर्ट बताते हैं कि सबको नॉवल इसलिए क्योटिक लगा था क्योंकि वो टाइम को अलग तरीके से देखता था। नॉर्मल कहानियों में एक कैरेक्टर एक रास्ता चुनता है और बाकी रास्ते छोड़ देता है, लेकिन स्वी पेन के नॉवल में कैरेक्टर सारे रास्ते एक साथ चुनता है। इससे वेरियस फीचर्स, वेरियस टाइम्स, अलग अलग भविष्य, अलग अलग टाइम क्रिएट होते हैं जो खुद आगे जाकर और ब्रांच आउट होते हैं। एल्बर्ट ये थ्योरी सी पेन के एक लेटर फ्रेगमेंट से कंफर्म करते हैं। आई लीव टू वेरियस फ्यूचर टाइम्स बट नॉट टू ऑल माई गार्डन ऑफ फोर्किंग पाथ्स। एल्बर्ट ये भी बताते हैं कि ये नॉवल टाइम के बारे में एक पहेली है, लेकिन पूरी किताब में टाइम लफ्ज यानी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, क्योंकि स्वी पेन न्यूटन की तरह एब्सोल्यूट यूनिफॉर्म टाइम में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि इन्फिनिट डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग वेब ऑफ टाइम यानी समय के अनंत फैलते और मिलते हुए जाल में विश्वास रखते थे। एल्बर्ट कहते हैं कि कुछ टाइमलाइंस हैं वो और यूसुन दुश्मन है, कुछ में दोस्त, और इस टाइमलाइन में वो शांति से मिल रहे हैं। लेकिन तभी यूसुन को गार्डन में कैप्टन मेडन आता हुआ दिख जाता है। यूसुन को रियलाइज होता है कि द फ्यूचर एग्जिस्ट नाउ, भविष्य अभी है। वो एल्बर्ट से कहता है कि क्या वो लेटर फिर से देख सकता है। जैसे ही एल्बर्ट लेटर लेने के लिए मुड़ते हैं, यूसुन उन पर गोली चला देता है और एल्बर्ट तुरंत मर जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यूसुन को मेडन ने अरेस्ट कर लिया है और उसे फांसी की सजा हो गई। फिर भी यूसुन दावा करता है कि उसने बहुत ही बुरे तरीके से जीत हासिल कर ली है। क्यों? क्योंकि एल्बर्ट नाम के आदमी को मारकर उसने बर्लिन तक सीक्रेट मैसेज पहुंचा दिया। अखबारों में जब ये खबर छपी कि एक फेमस सीनोलॉजिस्ट एल्बर्ट को यूसुन ने मार दिया है, बर्लिन में उसके चीफ ने इस मैसेज को डिकोड कर लिया। जिस शहर पर हमला करना था उसका नाम था सिटी ऑफ एल्बर्ट। शहर पर बॉम्ब गिरा दिए गए और यूसुन जेल में इन्फिनिट पेनिटेंस एंड सिकनेस ऑफ हार्ट, अनंत पछतावे और दिल के दर्द के साथ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। और यहाँ पर ये शॉर्ट स्टोरी खत्म हो जाती है। एक स्पाई ने एक स्कॉलर को मार दिया, सिंपल नहीं। द मर्डर इज द की। द स्पाई प्लॉट is just a vehicle of the story's real mind-blowing philosophy. Let's break down the themes. ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम वन है द लेबिरिंथ एंड द बुक। स्टोरी का सेंट्रल प्लॉट ट्विस्ट क्या है? जब स्टीफन एल्बर्ट कहता है द बुक एंड द लेबिरिंथ वर वन एंड द सेम, स्वीपेन ने दो चीजें नहीं बनाई थी, उसने एक चीज बनाई थी। उसका नॉवल जो सबको क्योटिक और कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, वही उसका लेबिरिंथ था। क्यों? क्योंकि ये लेबिरिंथ स्पेस में नहीं था, टाइम में था। थीम नंबर 2 है बाइफरकेटिंग टाइम, टाइम का मल्टीवर्स। ये टाइम का लेबिरिंथ क्या है? एल्बर्ट जैसे समझाता है, नॉर्मल नॉवल में जब हीरो एक क्रॉसरोड्स पे आता है, मतलब दो पाथ वाले जो रोड्स होते हैं उस पर आता है, वो या तो लेफ्ट जाता है या फिर राइट जाता है, एक चॉइस और एक पाथ। बट स्वी पेन के नॉवल में जब हीरो क्रॉसरोड्स पे आता है, ही चूजेस साइमल्टेनियसली ऑल ऑफ देम। वो लेफ्ट भी जाता है और राइट भी जाता है। इससे क्या होता है? वेरियस फ्यूचर्स, वेरियस टाइम्स आते हैं। हर चॉइस एक नया फ्यूचर, एक नई टाइमलाइन बनाती है। एक टाइमलाइन में हीरो जिंदा रहता है, दूसरी में मर जाता है। दोनों रियल है। ये है द गार्डन ऑफ फोर्किंग पाथ्स। ये एक बिजली ग्रोइंग, एवर स्प्रेडिंग नेटवर्क ऑफ डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग पैरेलल टाइम्स है। थीम 3 है द ओमिशन ऑफ टाइम। टाइम वर्ड ही गायब। और ये सबसे क्रेजी पार्ट है इस नॉवल का। ये पूरी कहानी टाइम के बारे में है, बट एज एल्बर्ट पॉइंट्स आउट, स्वी पेन की पूरी किताब में टाइम वर्ड एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया गया। क्यों? एल्बर्ट एक रिडल पूछता है, इन अ गेसिंग गेम टू विच द आंसर इज चेस, विच वर्ड इज द ओनली वन प्रोहिबिटेड? आंसर इज चेस। स्वी पेन टाइम इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि वो न्यूटन के एब्सोल्यूट यूनिफॉर्म टाइम, यानी कि जो सीधा चलता है, उस टाइम को रिजेक्ट करता है। वो टाइम को रीडिफाइन करना चाहता है, इसलिए उसने वर्ड को हटाकर पूरा नॉवल ही टाइम का एक नया मॉडल बना दिया। द स्ट्रक्चर इज द मीनिंग। थीम नंबर 4 है फ्री विल वर्सेस फेटलिज्म का। स्पाई प्लॉट इज इक्वल्स टू फिलोसफी का। तो इस सब का हमारी स्पाई स्टोरी से क्या लेना देना? सब कुछ। यू सून की स्टोरी स्वी पेन की फिलॉसफी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। पूरी स्टोरी में यूसुन चॉइसेस ले रहा है। ट्रेन पकड़ना, एल्बर्ट के पास जाना, ये है उसकी फ्री विल। लेकिन वो ये भी कहता है कि उसे अपने फ्यूचर को
एज इनरिवोकेबल एज द पास्ट, यानी कि फिक्स्ड मान लेना चाहिए, ये है फेटलिज्म। या प्री डेस्टिनेशन, क्लाइमैक्स में फिलॉसफी और प्लॉट कन्वर्ज होते हैं। एल्बर्ट कहता है, टाइम इज फॉरएवर डिवाइडिंग इटसेल्फ इन वन ऑफ देम, आई एम योर एनिमी। उसी एग्जैक्ट मोमेंट में यूसुन को कैप्टन मेडन द रियल एनिमी दिख जाता है। यूसुन के सामने इन्फिनिट फ्यूचर्स थे, एक फ्यूचर जिसमें वो और एल्बर्ट दोस्त हैं, एक जिसमें वो भाग जाता है, लेकिन अपने मिशन को पूरा करने के लिए, यानी एल्बर्ट नाम बर्लिन तक पहुंचाने के लिए उसे एक फ्यूचर को चुनना पड़ता है। जब यूसुन कहता है द फ्यूचर एग्जिस्ट नाउ और एल्बर्ट को गोली मारता है, ही इज कोलैप्सिंग ऑल दोस इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज इनटू वन सिंगल इररिवोकेबल एक्ट। ही मेक्स वन पाथ रियल बाय डिस्ट्रॉइंग ऑल अदर्स। उसकी जीत ही उसकी इन्फिनिट पेनिटेंस यानी पछतावा है। तो हमने थीम्स तो देख लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर और खासकर 7th सेमेस्टर में हमें ये भी देखना है कि बोरहेस ने ये स्टोरी कंस्ट्रक्ट कैसे की। एंड दिस इज वेयर इट गेट्स इवन कूलर। टेक्निक 1 है मेटाफिक्शन। बोरेस की स्टोरी खुद एक गार्डन ऑफ फोर्किंग पाथ्स है। इसे कहते हैं मेटाफिक्शन, अ फिक्शन अबाउट फिक्शन, अ स्टोरी दैट नोज इट्स स्टोरी। स्टोरी शुरू कैसे होती है? एक सपोजिटली रियल हिस्ट्री बुक के साइटेशन से, बाय कैप्टन लिडल हार्ट। आपको लगता है कि ये एक रियल स्टोरी है, बट गेस व्हाट, ये एक बिब्लियोग्राफिक लिबेरेंथ है। लिडल हार्ट रियल हिस्टोरियन था, लेकिन उसकी किसी भी किताब का वो टाइटल नहीं है जो बोरिस ने साइट किया, और सारी डेट्स भी गलत है। बोरिस इज प्लेइंग अ गेम विद यू, ही इज ब्लरिंग द लाइन बिटवीन फैक्ट एंड द फिक्शन। और फिर आता है स्टोरी का फाइनल फुटनोट। यूसुन कहता है कि मैडन ने रिनबर्ग को मर्डर्ड किया, लेकिन एंड में एक एनोनिमस एडिटर का फुटनोट आता है जो कहता है नहीं नहीं, ये गलत है, इट वॉज अ सेल्फ डिफेंस। ये कहता है कि ये बोरिस है जो हमें एक और फोर्किंग पार्ट देता है। विच वर्जन इज ट्रू, द स्पाइस और द एडिटर्स वन? हम नहीं जानते। द स्टोरी इटसेल्फ हैज मल्टीपल कॉन्ट्रडिक्टरी टाइमलाइंस। टेक्निक टू प्रीकर्सर टू हाइपरटेक्स्ट, द इंटरनेट। ये स्टोरी 1941 में लिखी गई थी, कंप्यूटर से पहले, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं दिस स्टोरी इज अ डायरेक्ट प्रीकर्सर टू हाइपरटेक्स्ट एंड द इंटरनेट। इसमें आप एक पैसिव कंज्यूमर नहीं रहते, आप एक एक्टिव प्रोड्यूसर या क्रिएटर बन जाते हो। यू हैव टू चूज योर ओन पार्ट टू मेक सेंस ऑफ द स्टोरी। बोरिस ने 1941 में ही इंटरनेट का थ्योरेटिकल मॉडल बना दिया था एक तरीके से। टेक्निक 3 इज क्वांटम फिजिक्स द मल्टीवर्स। और ये सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट लगता है मेरे को। बोरिस की स्टोरी ने क्वांटम मैकेनिक्स की मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन को फॉरशैडो किया। ये थ्योरी जो स्टोरी के 10 साल बाद आई थी, कहती है कि हर क्वांटम इवेंट पे यूनिवर्स बाइफरकेट्स या स्प्लिट होता है, और सारे पॉसिबल आउटकम्स अलग-अलग पैरेलल यूनिवर्स में सच होते जाते हैं। साउंड्स फेमिलियर? ये एग्जैक्टली स्वीपेन का नॉवल है। एक इन्फिनिट सीरीज ऑफ टाइम, a dazingly growing, ever spreading network of diverging times. Boris was a physicist before it was cool. तो दोस्तों, द गार्डन ऑफ फोर्किंग पाथ सिर्फ एक वर्ल्ड वॉर वन स्पाई थ्रिलर नहीं है, ये एक फिलोसफिकल बॉम्ब है, ये एक मेज इन पेपर फॉर्म है, ये एक स्टोरी है जो आपसे सवाल करती है रियलिटी क्या है, टाइम क्या है, और जब आप एक चॉइस लेते हैं तो बाकी सारी चॉइसेस का क्या होता है, क्या वो भी अल्टीमेटली सेलेक्ट हो जाती है किसी पैरेलल वर्ल्ड में। बोरिस हमें दिखाता है कि लिटरेचर सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए नहीं है, लिटरेचर फिलॉसफी हो सकती है, लिटरेचर फिजिक्स हो सकती है, और लिटरेचर एक लेबिरिंथ हो सकता है जिसमें हम एज अ रीडर्स हमेशा के लिए खो जा सकते हैं। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? आपका फेवरेट थीम कौन सा था? मेटाफिक्शन, हाइपरटेक्स्ट या क्वांटम फिजिक्स? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको अगर ये डीप डाइव लिटरेरी एनालिसिस पसंद आया हो तो 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।